नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं डिफेंस मास्टर पर और एक नया आपके लिए सेशन लेकर आया हूं। तो आज मैं आपके साथ यहां पर 7 जून 2021 का द हिंदू न्यूज़पेपर का एडिटोरियल यहां पर एनालिसिस करूंगा, जो कि आपके वेरियस रिटन एग्जामिनेशन और एसएसबी इंटरव्यू दोनों के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल यहां पर होता है। द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस की क्लासेस डिफेंस मास्टर ऐप पर यहाँ पर होती हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर ये क्लासेस हैं। तो डिफेंस मास्टर ऐप आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक अवेलेबल है, वहां से जो है उसको डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ ही साथ आपको यहाँ पर ना DNA21, ठीक है, तो DNA21 कोड जो है वो आपको यहाँ पर यूज करना है और मुझे अपने बैच की रिक्वेस्ट भेजनी है, ठीक है। तो मैं उसको अप्रूव कर दूंगा। तो आप रेगुलर बेसिस पे डिफेंस मास्टर ऐप पर जो क्लासेस हैं उनको यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। तो आज का सेशन मैं यहाँ पर यूट्यूब पर प्रोवाइड कर रहा हूँ ताकि इस बारे में इंफॉर्मेशन ज्यादा से ज्यादा लोगों को यहाँ पर पता चल जाए, ठीक है। सो सेशन को स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह एक इंपॉर्टेंट बात, यू आर गोइंग टू बी सिलेक्टेड इन योर नेक्स्ट अटेम्प्ट, चाहे वो आपका रिटन एग्जामिनेशन हो, चाहे वो आपका एसएसबी इंटरव्यू हो। अगर आप रेगुलर बेसिस पे मेहनत करेंगे तो आपका जो रिटन एग्जामिनेशन है, एसएसबी इंटरव्यू है, आप उसको डेफिनेटली यहाँ पर क्लियर करके ले जाएंगे, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है और थोड़ी थोड़ी मेहनत जो है वो रोज यहाँ पर करनी है। आज का कोटेशन देखिए लिखा हुआ है कि वक्त बुरा है आप अच्छे बनो, ठीक है। कि इंसान के जीवन में क्या होता है कि अच्छा वक्त भी यहां पर आता है, बुरा वक्त भी आता है, ठीक है। तो अच्छे वक्त में तो सब अच्छे होते हैं, लेकिन अगर वक्त बुरा चल रहा है तब भी आपको यहां पर अच्छा बनना है, ठीक है। अपने लिए भी बनना है और दूसरों का अगर बुरा वक्त चल रहा है तब भी आपको यहां पर अच्छा बनना है। सब कब्र की बात कर रहे हैं, आप सब्र की बात करो, ठीक है। मतलब आज के टाइम पीरियड पर अगर हम सिचुएशन देखें हमारे देश में, तो काफी नेगेटिव माहौल यहाँ पर कोविड-19 की वजह से यहाँ पर बन गया है। और अलग अलग तरीके के जो यहाँ पर बातें होती हैं, बहुत सारी बातें जो है वो नेगेटिविटी यहाँ पर क्रिएट करती हैं। तो अगर सब कब्र की बात कर रहे हैं, सब नेगेटिव बातें यहाँ पर बात दिखा रहे हैं अपनी, तो आप यहाँ पर क्या करिए कि सब्र की बात करो। आप पेशेंस बताओ कि भाई ये बुरा समय चल रहा है देश में, सभी लोग इस बुरे समय को यहाँ पर फेस कर रहे हैं और समय के साथ ये बुरा समय भी जो है वो यहाँ पर समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो सब कब्र की बात कर रहे हैं तो आप सब्र की बात करो। टूटना लाजमी है किसी ना किसी का, हो सके तो आप हौसले की बात करो, ठीक है। और सिचुएशन ऐसी यहाँ पर बनती रहती है ना, कई ऐसी डिफिकल्ट सिचुएशंस यहाँ पर आ जाती हैं जब हमें ये पता चलता है कि यार इस पर्टिकुलर डिफिकल्ट सिचुएशन में किसी को बहुत सारी परेशानी यहाँ पर हो सकती है, ठीक है। तो देखिए क्या होता है कि टूटना तो लाजमी है ना, क्योंकि सिचुएशन इतनी ज्यादा खराब हो चुकी है, हमारी लाइफ में भी कई सारी स्ट्रगल होती है जिसकी वजह से हम बहुत सारा यहाँ पर परेशान हो जाते हैं, गिव अप करने लगते हैं। उस टाइम पीरियड पर आप यहाँ पर ये मेक श्योर करिए कि आप हौसले की बात करें, ठीक है। अपने लिए भी हौसला बनाई रखिए और दूसरों के लिए आप एक हौसले का यहाँ पर जो है वो स्रोत बनिए, ताकि उनको यहाँ पर मोटिवेशन जो है वो अपने काम को कंप्लीट करने के लिए उत्पन्न हो सके। कोई कहे कि अब क्या कर सकते हैं, तो आप बहुत कुछ करने की बात करो, ठीक है। तो कि अब क्या कर सकते हैं, अब जो होना था वो यहाँ पर हो गया, लेकिन हर एक जो यहाँ पर हार होती है वो एक नई शुरुआत की वजह बन सकती है। तो हमें यहाँ पर हमेशा नई शुरुआत के लिए और कई तरीके की चीजें यहाँ पर अचीव करने की बात यहाँ पर करनी चाहिए। तो काफी अच्छा कोटेशन यहाँ पर लिखा है कि वक्त बुरा है आप अच्छे बनो, सब कब्र की बात कर रहे हैं आप सब्र की बात करो, टूटना लाजमी है किसी ना किसी का, हो सके तो आप हौसले की बात करो, कोई कहे कि अब क्या कर सकते हैं तो आप बहुत कुछ करने की बात करो, ठीक है। तो ये हमारे एटीट्यूड में यहाँ पर आना चाहिए। जिसको जितनी मदद यहाँ पर हम कर सकते हैं अपनी तरफ से, ठीक है, उतनी मदद यहाँ पर करनी चाहिए। हर एक तरीके से सपोर्ट प्रोवाइड करना चाहिए ताकि आप भी आगे बढ़ते रहो और आपके साथ जो लोग हैं वो भी यहाँ पर आगे बढ़ते रहें, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। आज एक इंपॉर्टेंट डे है जिसको हम बोलते हैं वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे, ठीक है। तो ये 7 जून को यहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है। तो आज 7 जून है और आज ये जो पर्टिकुलर डे है हमारे देश में, पूरी दुनिया में यहाँ पर ये सेलिब्रेट किया जा रहा है। और आपको एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी पता होगा जिसको हम यहाँ पर क्या कहते हैं, जिसको बोलते हैं FSSAI, ठीक है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। तो याद रखिएगा FSSAI जो है इसका फुल फॉर्म होता है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। और इसका जो फाउंडेशन हुआ था ये 2011 में इसका फाउंडेशन हुआ था। और आज के टाइम पीरियड पर जो इसकी चेयरपर्सन है इनका नाम है रीता तेवतिया, ठीक है। रीता तेवतिया जी जो है वो इसकी चेयरपर्सन है। तो इनके बारे में भी जानकारी आपको रखनी है, ठीक है। तो वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे जो है इसका एम यहाँ पर क्या होता है, ताकि अटेंशन यहाँ पर ड्रॉ करी जा सके और इंस्पायर किया जा सके, ताकि प्रिवेंट कर सके, डिटेक्ट कर सके जो भी यहाँ पर फूड बोर्न यहाँ पर रिस्क होते हैं, है ना। क्योंकि आज के टाइम पीरियड पर आप सभी को पता है कि कोविड-19 की वजह से कई सारे लोगों की जॉब यहाँ पर जा चुकी है, खाना पीना जो है वो भी काफी मुश्किल हो गया, बहुत मुश्किल से यहाँ पर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है।
तो यहाँ पर क्या है कि फूड से रिलेटेड जो यहाँ पर रिस्क हैं उनको प्रिवेंट कर सकें, डिटेक्ट कर सकें, है ना, कंट्रीब्यूटिंग टू फूड सिक्योरिटी, जो फूड सिक्योरिटी है उसको कंट्रीब्यूट यहाँ पर किया जा सके, ह्यूमन हेल्थ को मेक श्योर किया जा सके, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, एग्रीकल्चर मार्केट एक्सेस, टूरिज्म एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, है ना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को हम यहाँ पर अचीव कर सके। क्योंकि अगर आपको पता होगा कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 2 है ये जीरो हंगर के बारे में बात करता है ना। तो जीरो हंगर जो है वो बहुत बड़ा एम है सभी कंट्रीज का, और इसके लिए लगातार लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं। तो उसमें सभी लोगों का साथ में मिलकर काम करना जो है वो बहुत जरूरी है। 2021 का जो ये डे है इसकी थीम अगर हम देखेंगे तो इसका नाम है फूड सेफ्टी एवरीवन्स बिजनेस, ठीक है। तो सब लोगों का यहाँ पर जिम्मेदारी है कि फूड सेफ्टी को यहाँ पर वो इंश्योर करें। अगर हम अपनी तरफ से भी खाना वगैरह यहाँ पर जो है वो वेस्ट करते हैं तो वो सब चीजें हमें अपने एटीट्यूड में सुधारनी चाहिए। क्योंकि आप हो सकता है कि जो खाना यहाँ पर वेस्ट कर रहे हो उतना खाना किसी और को ना मिल रहा हो। तो अगर हम अपनी तरफ से भी छोटा छोटा एक्शन यहाँ पर करते रहेंगे तो इससे काफी बड़े चेंजेस जो हैं वो हमें इन फ्यूचर यहाँ पर देखने को मिलेंगे, ठीक है भाई। ये है आज का हमारा एजेंडा जिसके बारे में हमको यहाँ पर डिस्कशन करना है। तो अगर मैं यहाँ पर आर्टिकल्स के बारे में बात करूं तो ये है हमारा आर्टिकल नंबर 1, ठीक है। और यहाँ पर क्या होता है कि जो भी एडिटर वगैरह को लेटर यहाँ पर लिखे जाते हैं तो ये एडिटर जो होते हैं उनके लेटर्स का यहाँ पर रिप्लाई करते हैं, ठीक है। तो ये हर मंडे को आता है, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखिएगा। तो ये पर्टिकुलर चीज जो होती है ये हमारे एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट नहीं होती है, तो इसको हम यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे। ये वाला जो पर्टिकुलर यहाँ पर आर्टिकल है ये हमें ये बता रहा है कि आज के टाइम पीरियड पर हमारा जो बिहेवियर है वो यहाँ पर कोविड-19 की वजह से किस तरीके से बदल गया है, ठीक है। तो मतलब आप यहाँ पर ये कह सकते हैं कि एक काफी फेमस टर्म है जिसको हम बोलते हैं न्यू नॉर्मल। आज के टाइम पीरियड पर मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग, ठीक है, सैनिटाइजर का प्रयोग, ये सब चीजें जो है वो नई यहाँ पर चीजें देखने को मिल रही है। और कोविड-19 ने काफी चीजें जो है वो हमें यहाँ पर सिखा दी हैं, ठीक है। जो सोशल गैदरिंग्स यहाँ पर फ्रीक्वेंट यहाँ पर होती थी, है ना, जैसे बहुत सारी चीजें ऐसी होती थी जिनको हम अवॉइड कर सकते थे, लेकिन वो सब भी चीजें यहाँ पर आप करते थे पहले, ठीक है, सब लोग करते थे। तो वो सब चीजें जो है वो काफी कम हो गई हैं, बाहर के खाना खाना, ठीक है। और पॉल्यूशन वगैरह भी काफी ज्यादा यहाँ पर कंट्रोल हो गया है, क्योंकि अब यहाँ पर क्या है कि लॉकडाउन वाली सिचुएशन भी आपको यहाँ पर देखने को मिली। तो कोविड-19 ने हमारे बिहेवियर में जो है वो काफी बदलाव यहाँ पर ला दिए। जो लोग बदलाव के साथ अपने आप को यहाँ पर एडजस्ट कर पाए वो लोग अपने आप को कोविड-19 से बचा पाए। जो लोग यहाँ पर नहीं कर पाए वो कोविड-19 के द्वारा यहाँ पर इन्फेक्टेड होते हुए भी आपको दिखाई दिए। तो अगर हम इस तरीके की बीमारियां चाहे आज हो चाहे वो इन फ्यूचर हो, अगर हम उनसे यहाँ पर बचना चाहते हैं तो हमें थोड़ा सा यहाँ पर इन चीजों के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। और जो भी यहाँ पर गवर्नमेंट प्रैक्टिसेस बोली जाती हैं करने के लिए उन सब चीजों के ऊपर भी हमको यहाँ पर ध्यान देने की आवश्यकता है, ठीक है। तो ये इस पर्टिकुलर आर्टिकल में बताया गया है। तो कोविड-19 के ऊपर कई सारे आर्टिकल्स हमने ऑलरेडी यहाँ पर डिस्कस कर लिए हैं, तो ये सब चीजें हमारे लिए इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसको हम यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है भाई। ये वाला जो पर्टिकुलर आर्टिकल है इसमें भी जो बात यहाँ पर हो रही है कोविड-19 की बात हो रही है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर जो आर्टिकल यहाँ पर बोला गया है इसमें ओरिजिन के बारे में बात हो रही है कि कोविड-19 का जो ओरिजिन है वो यहाँ पर किस तरीके से हुआ। क्योंकि आज के टाइम पीरियड पर ऐसे बहुत सारे आर्टिकल्स वगैरह अगर आप देखेंगे तो वो निकलकर सामने आ रहे हैं जिसमें ये बोला जा रहा है कि वुहान की लैब से, जो वायरोलॉजी यहाँ पर लैब थी वुहान में, वहां से ये चीजें निकलकर सामने आ रही हैं। डोनाल्ड ट्रम्प जी ने भी बोल दिया था कि मैंने तो पहले ही बोला था कि ये चाइनीज वायरस है ना, इस तरीके की कुछ चीजें हैं। उन्होंने पहले इस तरीके से इररिस्पॉन्सिबल जो कमेंट है वो यहाँ पर किए थे। तो ये सब चीजें निकलकर सामने आई और उसके बाद उन्होंने ये भी बोल दिया कि $10 ट्रिलियन जो है वो उनके ऊपर आप पेनल्टी लगाइए कि जो हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था यहाँ पर खराब हुई है और पूरी कंट्री में जो ये सिचुएशन यहाँ पर देखने को मिल रही है, इन सब चीजों को यहाँ पर जिम्मेदार कौन है? चाइना है, तो उसके लिए यहाँ पर उसको जो है वो कंपनसेशन यहाँ पर प्रोवाइड करना चाहिए। और दूसरी बात यहाँ पर क्या है कि चाइना का नैरेटिव ये है कि नहीं भाई, है ना, ये हमारा जो सी फूड वगैरह वाला मार्केट है वहां से निकलकर सामने आया है, बैट से निकलकर सामने आया है, हमने लैब वगैरह में इस तरीके की चीजें नहीं बनाई। तो अभी वहां पर क्या है कि इसका कोई फाइनल जो है वो सॉल्यूशन निकलकर नहीं आया कि ये कैसे हुआ, है ना। लेकिन पूरी दुनिया ये जानना चाहती है कि आखिर ये जो कोरोना वायरस है ये शुरू कैसे हुआ, क्योंकि इसने सबके जीवन को जो है वो काफी अस्त व्यस्त यहाँ पर कर दिया है। तो उसी के बारे में ये चीजें बताई गई हैं। तो थोड़ा सा हम एक डिस्कशन यहाँ पर कर लेते हैं कोरोना वायरस के बारे में। तो देखिए, कोरोना वायरस जो है ना, ये एक लार्ज फैमिली ऑफ वायरसेस दैट कॉज नॉट ओनली द कॉमन कोल्ड, इससे केवल कॉमन कोल्ड नहीं होती है, लेकिन और भी ज्यादा जो सीरियस रेस्पिरेटरी इलनेस होती है, सांस लेने में तकलीफ वगैरह, ये सब आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि अगर हम बात करेंगे तो इसका नाम है कोविड-19, है ना, और इसका जो वायरस है ये है SARS-CoV-2, ठीक है। तो CoV-2 क्यों? क्योंकि ये दूसरा वायरस है। इससे पहले जो है
सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम SARS जो है वो 2002 में ऑलरेडी चाइना में यहाँ पर निकलकर सामने आ गया था। इसी तरीके का एक और वायरस है जिसको बोलते हैं MERS, जिसको बोलते हैं मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। ये 2012 में सऊदी अरेबिया में यहाँ पर डिटेक्ट किया गया था। उसके बाद कई सारी कंट्रीज में यहाँ पर ये फैला था। ठीक है, याद रखिएगा, अगर छोटे लेवल पर ये देखने को मिलता है तो उसको हम आउटब्रेक कहते हैं। ठीक है, जो एक ही पर्टिकुलर लोकेशन पे यहाँ पर देखने को मिल रहा है। फिर उसके बाद इसको एपिडेमिक यहाँ पर कहा जाता है जब वो थोड़ा एक दो कंट्रीज में यहाँ पर फैलता है, और अगर ज्यादातर कंट्रीज में यहाँ पर ये फैल रहा है तो इसको पेंडेमिक के नाम से यहाँ पर जाना जाता है। एपिडेमिक डिसीज एक जो है वो 1897 का भारत में देखने को मिलेगा। जैसे म्यूकोमाइकोसिस वगैरह जो है उसको एपिडेमिक यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया है, पेंडेमिक डिक्लेयर किया गया है। तो 1897 का जो डिसीज एक्ट है उसके तहत ये सारी चीजें जो है वो डिक्लेयर यहाँ पर करी जाती हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप जी ने यहाँ पर ये कहा है कि आई वॉज राइट अबाउट वुहान लैब, ट्रंप डिमांड चाइना पे 10 ट्रिलियन, है ना, जो फाइन है उनके ऊपर यहाँ पर लगना चाहिए। चाइना ने प्रमोट किया नैरेटिव दैट द वायरस स्प्रेड फ्रॉम अ वेट मार्केट, सी फूड एंड एनिमल मार्केट इन वुहान टू अवॉइड एनी स्क्रूटनी ऑफ व्हाट वाज बीइंग डन इन द WIV। ठीक है, तो वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी जो है वहां पर किस तरीके की चीजें हुई हैं, क्योंकि अलग अलग तरीके के जो साइंटिस्ट हैं वो उसके बारे में यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं, तो उन चीजों के बारे में जो है ये इंफॉर्मेशन यहाँ पर आपको बताई गई है। ठीक है, तो इसका एक थोड़ा सा जो है वो आइडिया होना चाहिए कि इस तरीके की कुछ चीजें हो रही हैं। इन फ्यूचर अगर कोई यहाँ पर डेवलपमेंट होती है तो उसके बारे में हम आगे डिस्कशन करेंगे। ये वाला जो पर्टिकुलर आर्टिकल है ये जयराम रमेश जी ने यहाँ पर लिखा है। एक्चुअली जयराम रमेश जी जो है वो एक कांग्रेस के मिनिस्टर हैं, और आप ये कह सकते हैं कि पहले जब कांग्रेस की सरकार थी तो मिनिस्टर भी थे और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। तो जयराम रमेश जी ने एक किताब यहाँ पर लिखी है, तो उसी किताब के बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो जयराम रमेश जी की फोटो आप यहाँ पर देख सकते हैं। इनकी किताब है द लाइट ऑफ एशिया, द पोएम दैट डिफाइंड द बुद्धा। ठीक है, तो याद रखिएगा लाइट ऑफ एशिया गौतम बुद्ध जी को कहा जाता है, और इनके ऊपर ये किताब है, ये पोएम है। ठीक है, जो बुद्धा की लाइफ को यहाँ पर डिफाइन करती है। तो ये किताब जो है जयराम रमेश जी ने यहाँ पर ये लिखी हुई है। ठीक है, अच्छा एक और किताब है द लाइट ऑफ एशिया, है ना, ये तो द लाइट ऑफ एशिया जयराम रमेश जी ने लिखी हुई है। हो सकता है कि ये ना पूछे पेपर में, आपसे ये वाली किताब के बारे में पूछ लें। तो लाइट ऑफ एशिया जो किताब है ये लिखी है सर एडविन अर्नोल्ड। ठीक है, तो सर एडविन अर्नोल्ड की किताब है द लाइट ऑफ एशिया। ये भी गौतम बुद्ध जी से रिलेटेड आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो उसी पर्टिकुलर बुक का जो है ये प्रमोशन वगैरह यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ये ऐसा हमारे लिए कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर नहीं है। ठीक है, ये वाला जो पर्टिकुलर आर्टिकल है ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में बात कर रहा है, MPC के बारे में, है ना। तो ये क्यों न्यूज में आई है, क्योंकि RBI ने जो इनके रेट्स होते हैं अलग अलग, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट जो है वो यहाँ पर जो है वो कोई चेंज यहाँ पर नहीं किए। मई 2020 में आखिरी चेंज किए गए थे और अभी कोई चेंज यहाँ पर देखने को नहीं मिले, इसलिए मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है ये आपको न्यूज में देखने को मिल रही है। तो इसके बारे में एक छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है एक स्टैच्यूटरी बॉडी है, और इसको RBI जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट है 1934 का, उसके तहत यहाँ पर इसको स्टेब्लिश किया गया था ताकि प्राइस की स्टेबिलिटी जो है उसको मेंटेन किया जा सके, और जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो उसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि इकोनॉमिक ग्रोथ यहाँ पर होना जरूरी है। 2014 में एक डेप्यूटी गवर्नर थे हमारे उस टाइम पीरियड पर, उर्जित पटेल जी, जो कि RBI के गवर्नर भी बाद में बने थे। तो यहाँ पर क्या हुआ, उन्होंने एक कमेटी यहाँ पर बनाई थी और उसने यहाँ पर ये रिकमेंड किया था कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है उसको यहाँ पर रिकमेंड करना चाहिए या उसको यहाँ पर स्टेब्लिश करना चाहिए। जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होती है इसके जो चेयरमैन होते हैं ये होते हैं गवर्नर साहब, ये बात याद रखिएगा। और इसमें टोटल 6 मेंबर्स होते हैं, 3 RBI के होते हैं और 3 लोगों को गवर्नमेंट जो है वो यहाँ पर नॉमिनेट करती है। अगर हम कोरम के बारे में बात करेंगे तो 4 लोगों का प्रेजेंट होना जरूरी है। कोई भी अगर यहाँ पर चीजें फाइनल होंगी तो मिनिमम 4 लोग यहाँ पर होने जरूरी है। डिसीजन जो होगा वो मेजोरिटी वोट से यहाँ पर होगा, मतलब मेजोरिटी जो डिसाइड करेगी उसके बेस पे होगा। अगर कभी टाई हो गया तो गवर्नर के पास पावर होता है जिसको बोलते हैं हम कास्टिंग वोट, कि गवर्नर एक बार दोबारा वोट करेंगे और उसके बाद फिर ये जो टाई है वो यहाँ पर ब्रेक होता हुआ आपको दिखाई देगा। MPC जो होता है ये अलग अलग तरीके के रेट्स वगैरह जो होते हैं उनको यहाँ पर डिसाइड करता है, और इन्फ्लेशन टारगेट जो है वो 4%, मतलब कि 4 ± 2% की रेंज में होना चाहिए। इसको सबसे पहले 2016 में डिसाइड किया गया था 2021 तक। अब इसी पर्टिकुलर रेट को 2021 से 2026 तक यहाँ पर कंटिन्यू करने की भी बात यहाँ पर कही गई है। तो ये थोड़ा सा मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में इंफॉर्मेशन है। एक फिस्कल पॉलिसी होती है जिसको फाइनेंस मिनिस्ट्री या भारत सरकार जो है वो यहाँ पर कंट्रोल करती है। ठीक है, तो इसके बारे में जानकारी आपको ध्यान रखना है। तो ये इस पर्टिकुलर आर्टिकल में जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पर आपको दी गई है। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को जितने भी बाकी के आर्टिकल थे उसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन थी वो यहाँ पर बता दिए हैं। जो हमको मेन आर्टिकल डिस्कस करना है वो एक ये आर्टिकल डिस्कस करना है जिसमें मैं देशद्रोह के चार्ज के बारे में बात करूंगा, सेडिशन के बारे में। तो इसको काफी कॉम्प्रिहेंसिवली मैं डिस्कस करूंगा।
और यहाँ पर ये जो आर्टिकल है ना, ये सेक्स वर्कर्स के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पर इस राइटर जो है वो ये बात कर रहे हैं कि सेक्स जो वर्कर्स हैं उनको इनफॉर्मल वर्कर्स की तरह यहाँ पर ट्रीट करना चाहिए, और उनको भी जो भी अलग अलग तरीके के अधिकार होते हैं उनके बारे में उनको वो चीजें यहाँ पर मिलनी चाहिए, ठीक है। तो वो इस चीज के बारे में बात हो रही है। तो इस आर्टिकल को भी काफी अच्छी तरीके से डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसके बारे में जो है वो हमारी सोसाइटी में जो है वो अच्छी तरीके से बात नहीं होती है, ठीक है। तो आर्टिकल नंबर 6 और आर्टिकल नंबर 7 डिस्कस करेंगे, कार्टून के ऊपर नजर डालेंगे, डेटा पॉइंट भी मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं ये ट्विटर वगैरह है, तो ट्विटर को यहाँ पर जो है जो हमारे आईटी एक्ट निकल कर सामने आए हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट की जो यहाँ पर एथिक्स कोड यहाँ पर आया है, तो उसको अप्लाई करने के लिए गवर्नमेंट ने जो है वो ट्विटर को यहाँ पर वार्निंग यहाँ पर दी है कि आप इसको अप्लाई नहीं करोगे तो आपको इसके कॉन्सिक्वेंसेज जो हैं वो यहाँ पर बियर करने पड़ेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद ये माइल्स टू गो के बारे में बात हो रही है। इसमें बेसिकली यहाँ पर ये बात हो रही है कि अभी तक हमारे देश में कितना वैक्सीनेशन वगैरह जो है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, ये चीज आपको बताई गई है कि ओनली अराउंड 44% ऑफ इंडिया पॉपुलेशन ओवर एज ऑफ 60 हैज रिसीव्ड द फर्स्ट डोज ऑफ कोविड-19 वैक्सीन। मतलब कि अगर हम 60 प्लस के फर्स्ट डोज के बारे में बात करेंगे, ठीक है, ये फर्स्ट डोज है, तो केवल आप ये कह सकते हैं कि 60 प्लस में केवल 44% लोगों ने यहाँ पर वैक्सीनेशन जो है वो यहाँ पर रिसीव किया है। इन तमिलनाडु 19.8%, उत्तर प्रदेश 28%, आसाम 29%, लेस देन 30% ऑफ द सीनियर सिटीजन्स हैव रिसीव्ड द फर्स्ट डोज। मतलब कि तमिलनाडु में जो है वो यहाँ पर क्या है कि आपको सबसे कम यहाँ पर जो लोगों ने रिसीव किया है कोविड-19 वैक्सीनेशन वो यहाँ पर आपको कम देखने को मिल रहा है। ओवरऑल ओनली 19% ऑफ द एडल्ट पॉपुलेशन हैज रिसीव्ड एटलीस्ट द फर्स्ट डोज, ठीक है। मतलब पूरे देश में अगर हम बात करेंगे 18 प्लस वाले, तो 19% लोगों ने यहाँ पर जो है, ठीक है, वो यहाँ पर क्या किया है, एडल्ट पॉपुलेशन जो है 18 से 44 साल, वो उन्होंने यहाँ पर फर्स्ट डोज जो है वो यहाँ पर किया। बेयरली 4% ऑफ देम इन ऑल द मेजर स्टेट टुगेदर हैव रिसीव्ड बोथ डोसेस, ठीक है। तो टोटल 4% जो है वो दोनों डोसेस यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। तो काफी परसेंटेज कम है, लेकिन अभी यहां पर क्या हुआ है कि अभी एक डेवलपमेंट और हुई है कि यूएसए जो है, ठीक है, जिसने अपना वैक्सीनेशन काफी अच्छी तरीके से यहां पर चलाया, तो अगर हम बात करेंगे तो यूएसए में ना करीब 16.9 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनको फर्स्ट डोज का वैक्सीनेशन यहां पर दिया गया है, ठीक है। और इंडिया ने यहां पर इनको पीछे छोड़ दिया है। इंडिया में आपको ये करीब 17.2 करोड़ लोग हैं जिनको यहाँ पर फर्स्ट डोज जो है वैक्सीनेशन का वो यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया है। तो ये काफी बड़ी अचीवमेंट है जिसमें हमने यूएसए को यहाँ पर पीछे कर दिया है, ठीक है। तो इसके बारे में भी आपको थोड़ी सी जानकारी होना जरूरी है। बाकी वही अलग अलग स्टेट के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है, तो आप लोग अपने अपने स्टेट की इंफॉर्मेशन यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो सबसे पहला एक इंपॉर्टेंट न्यूज है वो हम डिस्कस करेंगे, जिसमें अभी यहाँ पर ना एक एजुकेशन इंडेक्स निकलकर सामने आया है, ठीक है। मतलब आप ये कह सकते हैं कि एजुकेशन मिनिस्ट्री जो है हमारी, ठीक है, जिसके मिनिस्टर कौन है, रमेश पोखरियाल निशंक जी, उन्होंने यहाँ पर परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स 2019-20 यहाँ पर जो है वो अभी संडे को यहाँ पर रिलीज हुआ है। तो उसके बारे में जो ये इंफॉर्मेशन है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है, ठीक है। तो अब इस पर्टिकुलर इंडेक्स में क्या क्या इंफॉर्मेशन है ये मैं आपको बता देता हूं। तो देखिए, पंजाब, तमिलनाडु और केरला ये जो है ये टॉप एजुकेशन इंडेक्स रैंकिंग में इन्होंने यहाँ पर टॉप किया है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं पंजाब का अगर हम स्कोर यहाँ पर देखेंगे तो पंजाब का स्कोर है 929, ठीक है। सेकंड नंबर पर तमिलनाडु आपको देखने को मिल रहा है और थर्ड नंबर पर केरला आपको देखने को मिल रहा है। तो पंजाब की पोजीशन है फर्स्ट, तमिलनाडु है आपका सेकंड और थर्ड नंबर पर आपको केरला यहां पर देखने को मिल रहा है। ये टॉप 3 स्टेट्स हैं जो रैंकिंग में यहां पर आपको देखने को मिल रहे हैं। गुजरात लूज ग्राउंड इन द ग्रेडिंग ऑफ स्कूल एजुकेशन, तो गुजरात की पोजीशन जो है वो काफी खराब हो गई है ना। और मतलब ये जो 929, 901, 906 स्कोर है ना, ये टोटल 1000 में से यहां पर मिला है कि 1000 में से कितने स्कोर मिले, तो ये आपको यहां पर देखने को मिल रहा है। तो गुजरात की रैंकिंग जो है वो काफी पीछे यहां पर हो गई है। पिछली बार उनकी रैंकिंग काफी अच्छी थी, लेकिन अभी वो 8th स्पॉट पर यहां पर पहुंच गए हैं, ठीक है। पंजाब, तमिलनाडु एंड केरला हैव ऑल स्कोर्ड हायर देन 90% इन द एजुकेशन मिनिस्ट्री परफॉर्मेंस इंडेक्स व्हिच वाज रिलीज्ड ऑन संडे। मतलब 900 से ज्यादा इनका स्कोर आपको देखने को मिल रहा है। गुजरात की पिछले साल अगर हम रैंकिंग देखेंगे तो ये सेकंड नंबर पर थे, अभी ये 8th रैंक पर यहां पर आ गए। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बारे में अगर हम बात करेंगे, आर द ओनली स्टेट विच हैव सीन एक्चुअल रिग्रेशन इन द स्कोर ओवर दिस पीरियड। मतलब कि सभी स्टेट्स के जो स्कोर है वो यहां पर इंप्रूव हुए हैं, लेकिन आप यहां पर ये कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दो ऐसे स्टेट हैं जहां पर इनका स्कोर आपको कम होता हुआ दिखाई दिया है। द इंडेक्स मॉनिटर्ड द प्रोग्रेस दैट स्टेट एंड द यूनियन टेरिटरीज हैव मेड इन स्कूल एजुकेशन विद रिगार्ड टू लर्निंग आउटकम्स। मतलब कि जो उनकी स्कूल एजुकेशन है उसमें लर्निंग आउटकम्स कैसे हैं,
एक्सेस एंड इक्विटी के बारे में बात करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फैसिलिटी के बारे में बात करेंगे, गवर्नेंस के बारे में और मैनेजमेंट प्रोसेस के बारे में। इन सब चीजों को ध्यान में रखकर ये जो इंडेक्स होता है वो यहां पर प्रिपेयर कराया जाता है। पंजाब ने सबसे ज्यादा स्कोर किया 929 आउट ऑफ पॉसिबल 1000, और पिछली बार इनका स्कोर था 769 और इस बार 929 इन्होंने यहां पर स्कोर किया। मतलब काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट जो है वो पंजाब ने यहां पर करी है। स्टेट ने टॉप किया चार्ट इन द टर्म्स ऑफ इक्विटी, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड गवर्नेंस एंड शेयर द टॉप स्पॉट इन द डोमेन ऑफ एक्सेस विद द केरला। मतलब कि केरला जो कि एजुकेशन की फील्ड में काफी अच्छा स्टेट यहां पर देखने को मिलेगा, पंजाब जो है उसके बराबर यहां पर आपको आता हुआ दिखाई दे रहा है। पंजाब ने अगर बात करेंगे, इसने यूनियन टेरिटरी ऑफ चंडीगढ़ जो है उसको भी यहां पर पीछे कर दिया, जिसने प्रीवियस एडिशन में इंडेक्स के टॉप किया था, है ना। मतलब विच टॉप बोथ प्रीवियस एडिशन ऑफ द इंडेक्स। मतलब यहां पर जितने भी एडिशन अभी इससे पहले के थे 2, तो उसमें आप देखेंगे तो इसमें चंडीगढ़ ने टॉप किया था, लेकिन अब यहां पर जो है ये यहां पर आप देखने को मिलेगा कि ये सेकंड पोजीशन पर आपको देखने को मिल रहा है 912, है ना। मतलब ओवरऑल की बात हो रही है, अभी तो मैंने ये सिर्फ स्टेट के बारे में आपको बताया। अगर हम यूनियन टेरिटरी के बारे में बात करेंगे तो यूनियन टेरिटरी में जो है ये चंडीगढ़ आपको यहां पर जो है वो फर्स्ट पोजीशन पर देखने को मिल रहा है, और ओवरऑल इसका स्कोर जो है वो 912 है। तो पंजाब के बाद चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी को भी अगर इंक्लूड करेंगे तो सेकंड नंबर पर दिख रहा है। तमिलनाडु ने यहां पर जो है वो केरला को पीछे किया है, जिसका स्कोर 906 आपको यहां पर देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है। और दूसरी बात यहां पर जो है वो बोली जा रही है कि लार्जली ड्रिवन बाय द इंप्रूवमेंट इन द स्टेट एजुकेशनल गवर्नेंस एंड मैनेजमेंट। तो गवर्नेंस और मैनेजमेंट में इन्होंने जो है वो काफी यहां पर इंप्रूवमेंट करी है, एज वेल एज इन द टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फैसिलिटीज, है ना। अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को और फैसिलिटीज को भी इन्होंने काफी अच्छी तरीके से इंप्रूव किया है। सेकंड हाईएस्ट स्कोर इन द, जिसका पिछली बार यहां पर स्कोर था सेकंड हाईएस्ट प्रीवियस एडिशन में, और ये 8th प्लेस पर यहां पर आ चुका है। और आप मान सकते हैं कि इनकी जो रैंकिंग यहां पर खराब हुई है, क्योंकि enrollment of the student in the school and the ability to keep them from dropping out as well as mainstreaming out of school education। मतलब जो स्टूडेंट्स स्कूल में आ रहे हैं उनको ये रिटेन नहीं कर पा रहे हैं ना, वो लोग स्कूल छोड़कर चले जा रहे हैं, या जो स्कूल नहीं आ रहे हैं उनका एनरोलमेंट यहाँ पर नहीं करवा पा रहे हैं। तो इसकी वजह से गुजरात की रैंकिंग जो है वो काफी यहाँ पर खराब देखने को मिल रही है। इट्स प्रोग्रेस इन अदर एरियाज ऑल्सो डिड नॉट कीप पेस विद द अदर स्टेट्स। मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़ सॉ ग्लेरिंग ड्रॉप इन देयर स्कोर्स, pushing both state to an overall performance that was worse than in the previous edition। मतलब प्रीवियस एडिशन में जो इनकी स्कोर था उससे भी खराब इस बार का इनका स्कोर यहां पर देखने को मिल रहा है। यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख, जिसको पहली बार सेपरेटली यहां पर इस एडिशन में यहां पर इंक्लूड किया गया है, उसका सबसे कम स्कोर है 545। मतलब स्टेट और यूनियन टेरिटरी में अगर सबसे पीछे हम देखेंगे तो वो लद्दाख आपको यहां पर देखने को मिल रहा है। तो आप ये देख सकते हैं कि ये 545 सबसे कम है, 929 आपको सबसे ज्यादा है। तो 545 लद्दाख का है, 929 जो है वो किसका है, पंजाब का है। सेकंड नंबर पर सब इंक्लूडेड में देखेंगे तो चंडीगढ़ है, स्टेट में देखेंगे तो तमिलनाडु और केरला आपको देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको होना जरूरी है। इसके ऊपर आर्टिकल्स आएंगे तो हम उसको भी यहाँ पर इन फ्यूचर डिस्कस करेंगे, ठीक है। अच्छा, आप हमारे डिफेंस मास्टर ऐप पर एफकेट और सीडीएस प्रिपरेशन कोर्सेज यहाँ पर चल रहे हैं, ठीक है। तो किसी भी कोर्स की अगर आप डिटेल चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, ये मेरा नंबर है। आप मुझसे पर्सनली अपने कोर्सेज के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। और हमारा जो नया बैच है 1 जुलाई से वो यहाँ पर स्टार्ट होने वाला है एसएसबी प्रिपरेशन का। तो रात में ये क्लासेस होंगी, जो लोग ऑफिस वगैरह जाते हैं तो उनके लिए भी काफी सुटेबल टाइमिंग मैंने यहाँ पर डिसाइड किया हुआ है। इसके ऊपर मैंने एक अलग से वीडियो भी प्रोवाइड किया हुआ है, आप उस वीडियो को भी देखकर इस पूरे कोर्स की जानकारी यहाँ पर इकट्ठा कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, सबसे पहले बात करने वाले सेडिशन लॉ के बारे में, जिसको हम देशद्रोह बोलते हैं, ठीक है। क्योंकि आज के टाइम पीरियड पर अगर हम देखेंगे तो ये सारी चीजें जो हैं वो हमारे देश में काफी ज्यादा आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है, ठीक है। और इसकी वजह से काफी जो प्रॉब्लम्स हैं वो हमारे देश में देखने को मिलती है कि कोई कुछ भी यहाँ पर बोलता है उसके ऊपर सेडिशन के चार्जेस जो हैं वो यहाँ पर लगते हुए दिखाई देते हैं, ठीक है। तो अब इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर क्या कहता है, इसकी डिटेल्स क्या है, इनके बारे में हम थोड़ी सी बात करेंगे। देखिए, सेडिशन लॉ के बारे में बात करेंगे तो जब इंग्लैंड हमारे ऊपर रूल यहाँ पर कर रहा था तब भी अगर हम देखेंगे तो काफी प्रॉब्लम्स हैं जो यहाँ पर आपको देखने को मिल रही थी। जैसे अगर हम बात करेंगे, सेडिशन लॉज वर enacted in 17th century England when lawmakers believed that only good opinions of the government should survive। मतलब कि सरकार के खिलाफ अगर कोई गलत बातें करता है ना, या बैड ओपिनियंस यहाँ पर देता है तो उसको जिंदा रहने का कोई हक नहीं है, ठीक है। मतलब केवल जो गुड ओपिनियंस यहाँ पर होते हैं वो यहाँ पर सर्वाइव करने चाहिए। एज बैड ओपिनियंस वर डिट्रीमेंटल टू द गवर्नमेंट एंड मोनार्की। तो सरकार के लिए और जो मोनार्की होती है जिसमें राजा रजवाड़े का रूल होता है उसके लिए यहाँ पर जो बैड ओपिनियंस होते हैं वो अच्छे नहीं होते हैं, इसलिए ये चीजें प्रेजेंट नहीं होनी चाहिए। लॉ वॉज ओरिजिनली ड्राफ्टेड इन 1837 बाई थॉमस मैकुले। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा कि जो यहाँ पर
सेडिशन लॉ है, इसको ड्राफ्ट किसने किया था, कब हुआ था, 1837 में थॉमस मैकुले ने किया था। ये एक ब्रिटिश हिस्टोरियन पॉलिटिशियन थे, बट वॉज इन एक्सप्लिकेबली omitted when the Indian Penal Code was enacted in 1816। तो आईपीसी जो है वो 1860 में आया था, तो उसमें इसको क्या किया गया था, उसमें इसको इंक्लूड नहीं किया गया था। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। फिर हमारा जो 124A सेक्शन है, ठीक है, इंडियन पीनल कोड 1860 का सेक्शन 124A जो है ये सेडिशन के चार्जेस के बारे में बात करता है। इसको हमने 1870 में यहाँ पर जो है वो इंडियन पीनल कोड में यहाँ पर इंसर्ट किया। ओरिजिनली ये इंडियन पीनल कोड में नहीं था, ये बात ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसका सेक्शन अगर आप देखोगे तो ये 124A लिखा हुआ है, ए मतलब कि इसको बाद में ऐड किया गया है। ठीक है, तो इसको ऐड किसने किया था, जो अमेंडमेंट यहां पर हुआ था, इसको सर जेम्स स्टीफन ने जो है वो यहां पर इन्होंने इंडियन पीनल कोड में इसको इनेक्ट किया व्हेन इट फेल्ट द नीड फॉर अ स्पेसिफिक सेक्शन टू डील विद द ऑफेंस। तो इस तरीके के जो ऑफेंस है उनको डील करने के लिए इस तरीके का कोई लॉ जो है वो यहां पर होना जरूरी है। इट वॉज वन ऑफ द मैनी ड्रैकोनियन लॉज इनेक्टेड टू स्टिफल एनी वॉइसेस ऑफ डिसेंट एट दैट टाइम। जब उस टाइम पर बात करेंगे जब देश हमारा आजाद नहीं हुआ था, तो बहुत सारे हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे वो अपनी बातें यहाँ पर रखते थे, तो इससे सरकार को काफी दिक्कत होती थी। सरकार ने ये सोचा कि भाई हमारे ऊपर अगर कोई इस तरीके से बात करेगा तो हमारी पोजीशन जो है वो काफी वीक हो जाएगी, और इस चीज को कंट्रोल करने के लिए हमें इस तरीके का कानून बनाना पड़ेगा। तो सेडिशन जो है वो 124A ऑफ इंडियन पीनल कोड के तहत जो है वो एक क्राइम है। अब इसमें क्या बोला गया है कि इट डिफाइंस सेडिशन एज एन ऑफेंस कमिटेड व्हेन एनी पर्सन बाय वर्ड्स, अपने शब्दों से बोलना या लिखने द्वारा, साइन लैंग्वेज के द्वारा, और बाय विजिबल रिप्रेजेंटेशन और अदरवाइज bring the attempt to bring into hatred or contempt or excite an attempt to excite disaffection towards the government established by the law in India। मतलब आप ये कहिए कि बोलकर, लिखकर, साइन लैंग्वेज से या किसी भी तरीके से जो विजिबल है, अगर यहाँ पर कोई भी चीज यहाँ पर बोली जाती है, लिखी जाती है, जिसकी वजह से देश में शांति का जो माहौल बना हुआ है ये यहाँ पर अस्त व्यस्त होता है, लोग सरकार के खिलाफ यहाँ पर भड़कते हैं, है ना, इंसाइटमेंट यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, वो चीजें जो है वो सेडिशन के तहत यहां पर आएंगी। ठीक है, लेकिन ये बात ध्यान रखिएगा, जो क्रिटिसिज्म यहां पर होता है, आपके क्रिटिसिज्म से यहां पर दंगे नहीं होने चाहिए, या हमारे देश की जो इंटीग्रिटी है ना, आप ये कह सकते हैं कि सोवरेनिटी है, सिक्योरिटी है, इसको कोई खतरा यहां पर नहीं होना चाहिए, तो आप उस तरीके का क्रिटिसिज्म यहां पर कर सकते हैं। ठीक है, डिसअफेक्शन में यहां पर क्या है कि डिसलॉयलिटी, अगर आप अपने देश के खिलाफ अपनी वफादारी यहां पर खत्म कर देते हो, है ना, या दुश्मन की भावना यहां पर आपके अंदर यहां पर आ गई है, तो इस तरीके की जो चीजें होती हैं वो आप नहीं लिख सकते, ना बोल सकते हैं। However, comment without exciting or attempting to excite hatred, contempt or disaffection will not constitute an offense under this section। मतलब आपके बोलने से या आप जो लिख रहे हो उसकी वजह से किसी भी तरीके का कोई यहाँ पर जो है उपद्रव नहीं हो रहा है ना, कि लोग इंसाइट नहीं हो रहे हैं या दुश्मनी वाली भावना जो है वो यहाँ पर देखने को नहीं मिल रही है, तो उसको इस कैटेगरी में यहाँ पर नहीं रखा जाएगा। अगर सेडिशन के बारे में बात करेंगे, अगर आपके ऊपर सेडिशन का चार्ज लग गया तो आपको बेल नहीं मिलेगी, तो ये नॉन बेलेबल ऑफेंस यहाँ पर है। और इसमें अगर रेंजेस के बारे में बात करेंगे, जो पनिशमेंट मिलेगी ये 3 इयर्स से लेकर लाइफ इंप्रिजनमेंट यहां पर मिलेगा, और इसमें फाइन वगैरह भी ऐड किया जा सकता है। ठीक है, अगर सेडिशन के ऊपर किसी को चार्ज लग जाएगा तो उसको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलेगी, है ना, और आपका पासपोर्ट जो है वो सबमिट हो जाएगा, और आपको जब भी कोर्ट यहाँ पर बुलाएगी तब आपको वहां पर जाना पड़ेगा, अपनी हाजिरी जो है वो यहाँ पर लगानी पड़ेगी। तो काफी खतरनाक यहाँ पर ये देख सकते हैं आप, ड्रैकोनियन लॉ है, और बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें देखेंगे अगर हम तो पहले भी हो चुकी हैं। जैसे some of the most famous sedition trial of the late 19th and early 20th century involved Indian nationalist leader। The initial cases that invoke the sedition law include numerous prosecution against the editors of the national newspaper। तो उस टाइम पर जो अलग अलग तरीके के न्यूज़पेपर्स वगैरह आते थे, उसमें अलग अलग तरीके के हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स हैं वो आर्टिकल्स लिखते थे, उनके बेसिस पर जो है इनके ऊपर इस तरीके के जो केसेस हैं वो आपको देखने को मिले। जैसे बात करेंगे, द फर्स्ट अमंग देम वाज द ट्रायल ऑफ जोगेंद्र चंद्र बोस। ठीक है, तो जोगेंद्र चंद्र बोस जी के खिलाफ ट्रायल हुआ था 1891 में, और ये एडिटर थे न्यूज़पेपर, ठीक है, बंगोबासी, wrote an article criticizing the age of consent bill for posing a threat to the religion and for its, ठीक है, coercive relationship with the Indians। ठीक है, तो इनके खिलाफ यहाँ पर क्या हुआ था, सेडिशन का चार्ज लगा था। जो मोस्ट वेल नोन केसेस आपको देखने को मिलेंगे, ये बाल गंगाधर तिलक जी, महात्मा गांधी जी के खिलाफ 1922 में हुआ था। ठीक है, जिसमें गांधी जी वॉज चार्ज अलॉन्ग विद, ठीक है, शंकरलाल बंकर, द प्रोपराइटर ऑफ द यंग इंडिया फॉर 3 आर्टिकल्स पब्लिश इन द वीकली। ठीक है, तो यंग इंडिया जो था वो गांधी जी का यहाँ पर जो है वो एक पब्लिकेशन था, जिसके बेसिस पे यहाँ पर क्या है कि इनके ऊपर आर्टिकल्स लगाए गए थे, तो इनके ऊपर सेडिशन का चार्ज यहाँ पर लगा। तो पहले भी लगते थे, है ना, और अभी भी यहाँ पर इस तरीके की चीजें आपको देखने को मिलेंगी। अब अगर हम बात करेंगे तो 1962 में सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर जो है वो एक
डिसाइड किया कि 124 जो है वो यहाँ पर क्या है कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल है, उसको इस तरीके की चीजें मतलब होनी चाहिए, है ना। केदारनाथ सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार में इन्होंने ये बात बताई कि जो है वो सेडिशन का जो चार्ज है यहाँ पर ये कॉन्स्टिट्यूशनल है, इस तरीके के प्रोविजन होनी चाहिए, बट उसका जो एप्लीकेशन है वो काफी लिमिटेड यहाँ पर होना चाहिए, है ना। एक्ट इन्वॉल्विंग इंटेंशन और टेंडेंसी टू क्रिएट डिसऑर्डर, डिस्टर्बेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर और इंसाइटमेंट टू वायलेंस, मतलब उन सब केसेस को आपको यहाँ पर इंक्लूड करना पड़ेगा जिसकी वजह से ये लग रहा है कि भाई इंटेंशन है या टेंडेंसी है कि डिसऑर्डर क्रिएट हो, डिस्टर्बेंस क्रिएट हो, लॉ एंड ऑर्डर जो है उसको ताक पर रख दिया जाए या वायलेंस को इंसाइट कर रहा हो, इस तरीके की चीजें जो है वो देखनी पड़ेगी। मतलब आपको एक डिफरेंस यहाँ पर समझना पड़ेगा कि भाई किस तरीके से यहाँ पर क्रिटिसिज्म किया जा रहा है, क्या वो क्रिटिसिज्म है। अब इसका मतलब ये थोड़ा ना कि सरकार कोई गलत काम कर रही है तो उसको क्रिटिसाइज नहीं करेंगे, वो तो करना ही पड़ेगा, है ना। और अगर कोई सही काम है फिर भी आप गलत तरीके से कर रहे हो तो वो चीज यहाँ पर काफी गलत हो जाएगी, तो उसमें एक वेरियस डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। 1995 में बलवंत सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का केस निकलकर सामने आया, जिसमें स्लोगन, कई बार आपने देखा होगा खालिस्तान को लेकर कई सारे लोगों ने जो है वो स्लोगन वगैरह लगाना स्टार्ट किया, तो उनके ऊपर भी इस तरीके के चार्जेस लगाए गए। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि स्लोगन अगर आप लगा रहे हो, ठीक है, और उससे यहाँ पर क्या है कि लॉ एंड ऑर्डर जो है वो खराब नहीं हो रहा है, वायलेंस यहाँ पर इंसाइट नहीं कर रहे हो आप, तो वो सेडिशन के अंतर्गत नहीं आएगा। लेकिन आपके स्लोगन लगाने से अगर इस तरीके की चीजें क्रिएट हो रही हैं तो आपके ऊपर ये चार्ज यहाँ पर लगाए जा सकते हैं, ठीक है। तो इसके में जो है, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने अलग अलग तरीके के जजमेंट्स में ये बात बता दी गई है कि कब इसको इंक्लूड करना है, कब इसको इंक्लूड नहीं करना है। तो उसके बेसिस पे यहाँ पर अगर काम होगा तब ये जो चीजें हैं वो सही तरीके से होंगी, अदरवाइज इसका गलत तरीके से जो प्रयोग है वो हमारे देश में यहाँ पर देखने को मिल सकता है। तो इसको थोड़ा, इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाना जो है वो काफी जरूरी है, ठीक है। तो ये बात यहाँ पर आपको बताई गई, तो इसके बारे में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है भाई। चलिए अगली बात करते हैं। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं रिकॉग्नाइजिंग सेक्स वर्क एज वर्क, ठीक है। मतलब जो सेक्स वर्क है उसको यहाँ पर क्या करना है, एक काम की तरह यहाँ पर रिकॉग्नाइज करना, ठीक है। देखिए एक पिक्चर आ रही है, आपने देखा होगा, इसका ये टीजर है, ठीक है। आलिया भट्ट इस मूवी में है, इनका नाम क्या है इस मूवी का, इसका नाम है गंगूबाई, है ना, और कठियावाड़ी। तो ये ऑफिशियल टीजर है, आप इसको यूट्यूब वगैरह पे देख सकते हैं। तो ये है गंगूबाई। तो यहाँ पर क्या है, एक बात आपको ये समझनी पड़ेगी कि देखिए आज के टाइम पीरियड पर ये जो पर्टिकुलर यहाँ पर प्रोफेशन है, इसमें कई सारे लोग हैं जिनको जबरदस्ती लेकर आया जाता है, ठीक है। जैसे गंगूबाई जी के बारे में बात करेंगे तो इनको यहाँ पर क्या हुआ कि इस पर्टिकुलर जो प्रोफेशन है यहाँ पर एक जबरदस्ती यहाँ पर लेकर आया गया था। जो ये आप लोग देखते हैं ट्रैफिकिंग वाली जो चीजें होती हैं उसमें यहाँ पर सेक्सुअली जो है एक्सप्लॉयटेशन यहाँ पर किया जाता है, इस तरीके के काम यहाँ पर करवाए जाते हैं। लेकिन कई सारे लोग ऐसे भी होते हैं जिनको यहाँ पर क्या है कि भाई अपनी लाइफस्टाइल को इंप्रूव करने के लिए, है ना, ईज ऑफ लिविंग के लिए ये काम लगता है कि ठीक है भाई कि हाँ इस काम के तहत मैं अपनी लाइफस्टाइल को इंप्रूव कर सकती हूँ, मैं अपना जो लाइफ है उसको मैं और अच्छा यहाँ पर बना सकती हूँ। तो हमको एक चीज यहाँ पर ये समझनी पड़ेगी कि कुछ लोग हैं जिनके साथ जबरदस्ती यहाँ पर हुई है, और कुछ लोग यहाँ पर क्या चाहते हैं कि हमको रिहेबिलिटेट करें, हमको नॉर्मल लाइफ यहाँ पर बनाएं। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो इस प्रोफेशन में काम करने वाले जो लोग हैं उनका साथ जो है, उनके साथ बहुत ज्यादा यहाँ पर हरासमेंट वगैरह यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। और कई सारे लोग ऐसे भी हैं कि आज के टाइम पीरियड पर अगर हम देखेंगे तो वो सारे के सारे लोग जो हैं, ठीक है, वो यहाँ पर क्या है कि इस काम को छोड़ना नहीं चाहते। कुछ लोग हैं जो इस काम को छोड़ना चाहते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो इसी काम में अपनी लाइफ जो है वो कंटिन्यू यहाँ पर करना चाहते हैं। और आज के टाइम पीरियड पर अगर हम देखेंगे तो ये जो सेक्स वर्क यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, इसकी वजह से हमारे देश में मतलब आप ये कह सकते हैं कि इसका नेगेटिव इंपैक्ट तो सब लोगों को दिखता ही, लेकिन इसका पॉजिटिव इंपैक्ट भी है ना। कहा जाता है कि भाई रिसर्च यहाँ पर ये कहती है कि ये जो सेक्स वर्कर्स होते हैं इन्होंने यहाँ पर क्या है कि जो हमारे देश में रेप वाले नंबर होते हैं इन चीजों को यहाँ पर मिनिमाइज करी है, ठीक है, क्योंकि इनका कंट्रीब्यूशन जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो राइटर ये कह रहे हैं कि इनको इनफॉर्मल वर्कर्स की तरह यहाँ पर ट्रीट करना चाहिए। फॉर्मल वर्कर्स वो होते हैं जिनका टाइमिंग फिक्स होता है ना, पीएफ में पैसा जमा होता है ना, उनका सैलरी फिक्स होता है। इनफॉर्मल वर्कर जो रेगुलर बेसिस पे डेली, है ना, डेली मेहनत करेंगे, डेली खाना खाएंगे, इस तरीके का जो काम होता है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो अब इसमें राइटर ने काफी अच्छी तरीके से इस आर्टिकल को जो है वो लिखा है, समझाया है। हम इसको देखते हैं कि क्या लिखा जा रहा है। द पैंडेमिक हैज हिट मिलियंस ऑफ पीपल एंड कॉज्ड अ ग्रेट डील ऑफ सफरिंग अक्रॉस कम्युनिटीज, है ना, सब लोगों को हिट किया और इसकी वजह से बहुत सारी सफरिंग्स जो हैं वो निकल कर सामने आ रही है। बट देयर इज अ वन कम्युनिटी दैट इज स्पेशली हार्ड हिट एंड दैट इज सेक्स वर्कर्स, ठीक है। और मतलब ये जो पर्टिकुलर कम्युनिटी है जो इस पर्टिकुलर फील्ड में काम करती हुई आपको दिखाई देंगी, ये यहाँ पर क्या है कि ये हार्ड हिट यहाँ पर हुई है, और आप ये कह सकते हैं कि इनको कोई रिकॉग्नाइज भी यहाँ पर नहीं कर रहा है। Owing to the non-recognition of sex work as legitimate work, sex workers have mostly been kept at arm's length from the government's relief program। और इसी वजह से, क्योंकि ये legitimate work आप इसको consider नहीं करते,
इसलिए जो गवर्नमेंट की अलग अलग तरीके के यहाँ पर रिलीफ प्रोग्राम्स होते हैं उनका बेनिफिट इनको यहाँ पर नहीं मिलता है। COVID-19 has thus provided a more reason to consider a long pending demand of sex workers in India, decriminalization of sex works and a guaranteed other set of labor rights। मतलब अब यहाँ पर क्या है कि COVID-19 ने जो है एक अपॉर्चुनिटी यहाँ पर प्रोवाइड करी है कि जो डिमांड चल रही है सेक्स वर्कर्स को कि इसको भाई डीक्रिमिनलाइज करिए। ठीक है, आज देखेंगे कि कई जगह पर जो है वो रेड वगैरह होती हैं, कई लोगों को अरेस्ट वगैरह किया जाता है, तो इसको क्या है कि क्रिमिनल एक्टिविटी की कैटेगरी में आप यहाँ पर मत रखिए, और साथ ही साथ जो लेबर राइट्स यहाँ पर होने चाहिए इनफॉर्मल वर्कर्स के, वो इनको यहाँ पर आप प्रोवाइड करिए। ये बात यहाँ पर बताई जा रही है। लेजिस्लेशन गवर्निंग सेक्स वर्क इन इंडिया इज द इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट। ठीक है, मतलब कि ये जो सेक्स वर्क यहाँ पर हमारे देश में गवर्न होता है उसके लिए जो एक्ट यहाँ पर है उसका नाम क्या है, इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट। Suppression of the immoral traffic in the Women and Children Act was enacted in 1956। मतलब कि 1956 में जो है वो एक नया एक्ट आया जिसको बोलते हैं द सप्रेशन ऑफ इमोरल ट्रैफिक इन वुमेन एंड चिल्ड्रन एक्ट, जो कि 1956 में यहाँ पर हुआ था, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या हुआ कि नेम ऑफ द एक्ट वाज चेंज टू द इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट। मतलब आप ये कह सकते हैं कि पहले जो है, ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ कि पहले ये चीजें आपको देखने को मिल रही थी, फिर उसके बाद ये नाम आपको यहाँ पर देखने को मिला जो कि 1956 में हुआ। और आज के टाइम पीरियड पर अगर हम देखेंगे ना तो लेजिस्लेशन जो है वो पिनलाइज यहाँ पर करता है, अलग अलग तरीके की जो है वो पनिशमेंट्स आपको यहाँ पर देखने को मिलती है ना, रेड हो गया है ना, और भी कई सारी तरीके की प्रॉब्लम्स होती है, हरासमेंट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। तो और आप ये कह सकते हैं कि एक स्टिग्मा यहाँ पर क्रिएट हो गया सोसाइटी में। अगर किसी को पता चल जाए कि ये पर्टिकुलर एरिया इस चीज के लिए फेमस है तो लोग वहां पर जाना पसंद नहीं करते हैं, है ना, अलग तरीके की इनकी नजर से यहाँ पर देखने लगते हैं, तो एक स्टिग्मा यहाँ पर क्रिएट होता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। Regressive view that sex work is morally wrong and that the people involved in it, especially women, never consent to it voluntarily। मतलब यहाँ पर लोग ये मानते हैं कि भाई आज के टाइम पीरियड पर ये जो पूरा का पूरा काम है ये काफी जो इमोरली जो है वो रॉन्ग है। मतलब ये चीजें जो है हमारे देश में इसको बहुत गलत नजर से यहाँ पर देखा जाता है, और इसमें जो भी स्पेशली जो वुमेन यहाँ पर इन्वॉल्व है उनको किसी ना किसी सिचुएशन की वजह से यहाँ पर आना पड़ता है या उनको जबरदस्ती यहाँ पर लाया जाता है, वो वॉलंटरली इस बात को एक्सेप्ट नहीं करती है। इट इज बिलीव दैट These women need to be rescued and rehabilitated sometimes even without their consent। और यहाँ पर क्या है कि भाई इनको जो है वो रेस्क्यू करना, इनको रिहेबिलिटेट करना, ये सब चीजें काफी जरूरी हैं। The act has not only criminalized sex work but also further stigmatized and posted underground, thus leaving sex workers more prone to the violence, discrimination and harassment। मतलब ये तो क्रिमिनल एक्टिविटी है ही है, आपने क्रिमिनल तो उसको बना ही दिया, लेकिन साथ ही साथ में आज के टाइम पीरियड पर सोसाइटी में कई तरीके के वॉयलेंस, डिस्क्रिमिनेशन, हरासमेंट वगैरह वाली सिचुएशन भी जो है उनके लिए यहाँ पर क्रिएट होती हुई दिखाई देगी। द एक्ट डिनाइज एन इंडिविजुअल देयर राइट ओवर देयर बॉडीज। और ये जो पर्टिकुलर एक्ट है भाई उनकी बॉडी है, वो जिस भी तरीके से इसको यहाँ पर यूटिलाइज करना चाहें कर सकती हैं। आप यहाँ पर क्या है कि उनकी बॉडीज से उनके अधिकार यहाँ पर छीन रहे। जैसे हमने वो प्रेगनेंसी वाली बात करी थी, है ना, उसमें एक यहाँ पर वीक डिसाइड कर दिया कि इसके बाद आप अबॉर्शन नहीं करवा सकते, वो उनकी बॉडी है ना, बच्चे का जो जन्म होगा वो उनके पेट में रहकर यहाँ पर होगा। ठीक है, तो आप ये समझ रहे हो ना कि जो फीमेल है उसका अधिकार उसकी बॉडी के ऊपर नहीं है। मोर एवर ये इंपोज करता है द विल ऑफ द स्टेट ओवर द एडल्ट आर्टिकुलेटिंग देयर लाइफ चॉइसेस। ठीक है, मतलब स्टेट यहाँ पर डिसाइड करेगा कि किस तरीके से यहाँ पर काम होना चाहिए। इट गिव्स नो एजेंसी टू द सेक्स वर्कर्स टू फाइट अगेंस्ट द ट्रैफिकर्स एंड इन फैक्ट हैज मेड देम मोर सस्पेक्टेबल टू बी हरास्ड बाय द स्टेट ऑफिशियल। और आज के टाइम पीरियड पर हम कई सारी पिक्चर्स वगैरह में देखते हैं, वो रियलिटी है। आज के टाइम पीरियड पर अगर आप देखेंगे ना तो इस तरीके से इनका हरासमेंट जो है वो स्टेट मशीनरी के द्वारा भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। द एक्ट फेल्स टू रिकॉग्नाइज दैट many women willingly enter into the agreement with traffickers sometimes just to seek a better life as a chosen by them। मतलब यहाँ पर क्या है कि इस पर्टिकुलर प्रोफेशन में कई सारी जो महिलाएं हैं वो इसलिए एंटर करती हैं क्योंकि उससे उनको लगता है कि भाई एक बेटर लाइफ जो है वो यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो ये चीज यहाँ पर आपको समझने की बहुत जरूरत है। एविडेंस यहाँ पर ये भी शो करते हैं दैट मेनी वुमेन चूज टू रिमेन इन सेक्स वर्क डिस्पाइट अपॉर्चुनिटीज टू लीव आफ्टर रिहेबिलिटेशन बाय द गवर्नमेंट और एनजीओ जो होते हैं, तो उनके द्वारा यहाँ पर प्रोग्राम बनाएंगे कि हम आपको यहाँ से बाहर लेकर जाएंगे, लेकिन वो फिर भी ये डिसाइड कर रही है भी नहीं हम इसी पर्टिकुलर प्रोफेशन में रहना चाहते हैं। अब ये काफी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। जस्टिस वर्मा कमीशन ने यहाँ पर ये कहा, एक्नॉलेज किया दैट देयर इज अ डिस्टिंक्शन बिटवीन द वुमेन हु आर ट्रैफिक्ड और कॉमर्शियल सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन एंड एडल्ट कंसेंटिंग वुमेन हु आर इन द सेक्स वर्क्स ऑफ देयर ओन वॉलिटिशन। मतलब इच्छा शक्ति से, मतलब दो तरीके के लोग हैं। एक लोग वो हैं जिनकी इच्छा नहीं है इस पर्टिकुलर प्रोफेशन में काम करने की, उनको यहाँ पर लेकर जाया गया है, और एक लोग वो हैं जो यहाँ पर क्या है कि वो इस पर्टिकुलर प्रोफेशन में काम करना चाहती हैं, अपनी खुद की इच्छा शक्ति से वो यहाँ पर गए। तो इनके बीच में एक डिस्टिंक्शन है जो हमको यहाँ पर देखना पड़ेगा।
adult men, women and transgender person in the sex works have the right to earn by providing sexual service। मतलब उनके पास ये अधिकार है कि वो सेक्सुअल सर्विसेज यहाँ पर प्रोवाइड करके जो है वो अर्न कर सकती हैं, अपनी लाइफ को डिग्निटी के साथ यहाँ पर जी सकती हैं, एंड रिमेन फ्री फ्रॉम वायलेंस, एक्सप्लॉयटेशन, स्टिग्मा एंड डिस्क्रिमिनेशन। है ना, कुछ मेल भी होते हैं जो इस पर्टिकुलर फील्ड में काम करते हैं, लेकिन जो डिस्कशन हमारा यहाँ पर होता है वो हमेशा फीमेल को लेकर ही होता है। तो वायलेंस, एक्सप्लॉयटेशन, स्टिग्मा, डिस्क्रिमिनेशन वगैरह चीजें जो है वो उनके साथ यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। इट इज द टाइम वी रीथिंक सेक्स वर्क फ्रॉम द लेबर पर्सपेक्टिव वेयर वी रिकॉग्नाइज देयर वर्क एंड गारंटी देम बेसिक लेबर राइट। उसको हम एक वर्कर की पर्सपेक्टिव से यहाँ पर देखें और उनको जो भी यहाँ पर अधिकार होते हैं वो प्रोवाइड करें। द जुडिशरी इज मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ रिकॉग्नाइजिंग सेक्स वर्क्स राइट टू लाइवलीहुड। मतलब जुडिशरी में यहाँ पर काम करेगी, जो सेक्स वर्कर्स हैं उनको राइट टू लाइवलीहुड के अधिकार के तहत ये सब चीजें प्रोवाइड करी जाए। सुप्रीम कोर्ट ने बुद्धदेव करमस्कर वर्सेस स्टेट ऑफ बंगाल 2011 में ओपन दैट सेक्स वर्क हैव द राइट टू डिग्निटी। उन्होंने ये बात भी यहाँ पर बोली थी कि भाई जो सेक्स वर्कर्स हैं उनको भी डिग्निटी के साथ अपना जीवन व्यतीत करने की जिम्मेदारी यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। पार्लियामेंट मस्ट ऑल्सो टेक अ रिव्यू लुक एट द एग्जिस्टिंग लेजिस्लेशन एंड डू अवे विद द विक्टिम रेस्क्यू रिहेबिलिटेशन नैरेटिव। मतलब ऐसा नहीं समझना चाहिए कि उसमें से सारे लोग जो हैं वो विक्टिम हैं। जो विक्टिम है उनको रिहेबिलिटेट करिए, बिल्कुल सही बात है, लेकिन जो लोग इस प्रोफेशन में रहना चाहते हैं उनको भी यहाँ पर आपको कंटिन्यू रखना पड़ेगा। ड्यूरिंग दीज टाइम्स ऑफ क्राइसिस स्पेशली दिस इज ऑल द मोर इम्पोर्टेंट। ये भी एक इंपॉर्टेंट है, और नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने भी जो है वो यहाँ पर क्लासिफाई किया है सेक्स वर्कर को इनफॉर्मल वर्कर यहाँ पर बनाना चाहिए। तो इस तरीके की बात यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। ठीक है, तो ये काफी अच्छा आर्टिकल था और इसमें एक नया एंगल हमको यहाँ पर समझ में आया और इस चीज के ऊपर भी आपको काम करने की जरूरत है, ये राइटर यहाँ पर सरकार को कह रहे हैं। ठीक है, तो गाइज ये था आज का हमारा सेशन। ये मेरा नंबर है, ईमेल आईडी है, जो मैंने आपको कोर्स की डिटेल्स बताई हैं। जो भी कोई डाउट वगैरह हो तो आप इसमें पूछ सकते हैं। और अगर आपने सेशन यहाँ तक देखा है तो आप मुझे जरूर अपना फीडबैक देकर जाइएगा कि आपको सेशन कैसा लगा। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में, तब तक कीप स्माइलिंग एंड कीप प्रिपेयरिंग। लगे रहो, एग्जाम क्लियर करो। थैंक यू सो मच, जय हिंद।